गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में चर्चा करने वाले थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे। उस क्वेश्चन को मैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर जब मैं डालूंगा, अपलोड होगा, तो उसमें मैं डिस्कशन सबसे पहले उसी को करूंगा, फिर आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कल के थोड़े से लेक्चर को मैं आप लोगों को रिव्यू करा देता हूँ, याद दिला देता हूँ। उसके बाद आगे हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, हम लोगों ने कल देखा था कि कोई भी अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उस कंजर्वेटिव फोर्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। दूसरी बात हमको ये पता होना चाहिए कि भाई किसी भी एक पॉइंट पर हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है तो दूसरे पॉइंट पर ऑटोमेटिकली हम पोटेंशियल एनर्जी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और थर्ड थिंग हम लोगों ने देखा था कि फॉर्मूले, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को आसान करने के लिए किसी एक रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, बाकी सारे पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। जैसे किसी एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे रखा हुआ है तो वहां की पोटेंशियल हम लोग क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। उसके रिस्पेक्ट में h हाइट पर है कोई ऑब्जेक्ट तो हम लोग क्या करते हैं, h हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक और चीज हम लोगों ने देखा था, वर्क डन का रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी से क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन होता है। क्या होता है? माइनस टाइम वर्क डन होता है। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने सीख रखा था। तो आगे हम लोग आज इसके ऊपर लेक्चर के ऊपर हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। देखो बेटा, हम लोगों ने कल देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस टाइप का फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी में भी बताया था और पिछले लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और देखते हैं। आप देखो, मान लो बेटा, ध्यान से आप समझना, मान लो कि एक चार्ज है Q1। कौन सा चार्ज है? Q1 चार्ज है। इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। सपोज कीजिए इसको क्या कर दिया, हमने फिक्स कर दिया। बस लिख देते हैं, डॉटेड से नहीं दिखाएंगे। हमने Q1 चार्ज को क्या किया, फिक्स कर दिया और एक दूसरा Q2 चार्ज रखा। कहां पे? किसी R1 डिस्टेंस पे, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले Q1 चार्ज लाए और Q1 चार्ज को हमने फिक्स कर दिया। उसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा चार्ज Q2 लाए जिसकी डिस्टेंस कितनी है, R1 है। अब हमने क्या किया कि Q2 को थोड़ा और डिस्प्लेस किया उसी सेम x एक्सिस में। x एक्सिस की बात अब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो देखो, Q2 को अभी हम लोग क्या कर दिए और थोड़ा डिस्प्लेस करके कहीं यहां पे लेके चले। Q2 को इस प्लेस से मैं इसको डॉटेड कर दे रहा हूं। ये कैसा है, Q2 को हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, Q2 को यहां ना रख करके अब यहां रख दिया, यानी सेकंड सिचुएशन। अब यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस मैंने आप लोगों को बताया, ये कितना है, R2 है। कितना है बेटा, R2 है। देखो, मैं डॉटेड लाइन से आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। मान लो कि एक सिचुएशन ये है, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। पहला सिचुएशन क्या था कि Q1 को फिक्स किया, Q2 एक दूसरे चार्ज को हम लोग लेके आए जिसकी डिस्टेंस कितनी थी, R1 थी। सेकंड सिचुएशन क्या हुआ, डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। सेकंड सिचुएशन ये हुआ कि हम लोग Q2 को कहां डिस्प्लेस कर दिए, R2 पे डिस्प्लेस कर दिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे ये सोचेंगे कि सबसे पहले तो Q2 को जब हम डिस्प्लेस कर रहे हैं R1 से R2 पर, क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी? सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए, हाँ बेटा, बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। अगर Q2 को R1 डिस्टेंस से आप R2 डिस्टेंस पर लेकर के जाते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लेंगे। अब बेटा देखो, Q1 चार्ज तो हमारा फिक्स्ड है, यहाँ पे Q1 चार्ज फिक्स है। Q2 को हमने क्या किया, R1 डिस्टेंस से डिस्प्लेस करके R2 तक कर दिया। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो कितनी चेंज हुई ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
और दूसरी बात एक और समझो, सपोज करो कि सपोज अभी करिए टेबल, ठीक है, Q1 पॉजिटिव है, Q2 निगेटिव है, तो Q2 को हमको यहां से लेकर के यहां जाने में कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। यानी हम Q2 को डिस्प्लेस करने के लिए कुछ वर्क डन कर रहे हैं। तो भाई हमें पता है कि अगर हम वर्क डन सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या होगी, उसकी चेंज होगी। क्लियर हुआ? जैसे मान लो कि एक यहाँ पे बिल्कुल रखे हम लोग जीरो हाइट पर ऑब्जेक्ट को, जीरो हाइट से उठा करके h हाइट पर ला रहे हैं, तो कुछ वर्क डन कर रहे हैं, बॉडी वर्क डन कर रही है, एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन कर रहा है। तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन कर रहा है तो क्या हो रहा है, बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा विजुलाइज कीजिएगा, ये आप लोगों को वर्क और एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स, AQ का मतलब समझ जाओगे, अकॉर्डिंग टू MEC का मतलब मैकेनिक्स। तो क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस टाइम वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब फिर से ध्यान देना, यहां पे फिर से एक सिचुएशन और सपोज कीजिए, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों के दोनों क्या कर रहे होंगे, आपस में रिपल्सन कर रहे होंगे। तो वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स के द्वारा हो रहा है, और वो रिपल्सिव फोर्स किस वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से लग रहा है। तो वर्क डन किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के थ्रू हो रहा है इस सिचुएशन में जो हमने यहाँ पे बनाया है आपका। ये आप यहाँ पे नोट कर लोगे, दिस इज जो डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है उसको आप मान लेना सेकंड सिचुएशन। क्या मानेंगे आप, सेकंड सिचुएशन मानेंगे बेटा। तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स डेल्टा यू का मतलब चेंज, यहां लिख रहा हूं मैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन PE इज इक्वल्स टू माइनस टाइम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां तक तो बेटा कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसी को आगे जो फॉर्मूला को हम करने आएंगे, तो UF मतलब फाइनल माइनस UI इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, समझ आया आपको? अब देखो हम लोग इसको बेटा ये नोट कर लीजिएगा, हम लोग वहां पे अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखते चलो। तो देखो यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो बेटा यहीं पे मैं लिख सकता हूं U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो जब मैं डेरिवेशन कराता हूं तो एक भी स्टेप छोड़ता नहीं हूं, तो इस चीज को आप ध्यान देते चलेंगे। अब यहां पे देखो, अब ध्यान दो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान से समझिएगा इस सिचुएशन में जो यहां पे फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तब ध्यान दो, फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लग रहा है वो इधर लग रहा है। क्या ये जो फोर्स है यानी Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है? नहीं। अगर ये डिस्टेंस जैसे कि ये R1 था, R1 से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा, तो फोर्स की जो रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 वो क्या होगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस R1 हम बढ़ाते जाएंगे Fe की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। या आप ऐसे समझो कि जैसे जैसे यहाँ पे Fe क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो जैसे जैसे हम R की वैल्यू को चेंज करेंगे Fe भी चेंज होगा। इट मींस टू से दैट इस सिचुएशन में हमारे पास जो Fe है वो कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। तो हम लोग यहाँ पे अगर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, F डॉट dx, यानी किसी dx डिस्टेंस पर जाकर के हम लोग F डॉट dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल फोर्स है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखोगे, नोट करके भी लिख सकते हो आप, वर्क डन बाई WD का मतलब समझेंगे बेटा, वर्क डन है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या ऐसे मत करो,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरिएबल इन दिस सिचुएशन, इस तरह से लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in this derivation is variable. क्यों? Because value of R is change, क्योंकि वैल्यू ऑफ R क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो R स्क्वायर चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे ये नीचे में मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है ना? तो देखो, नोट करते जाना इसको, ठीक है? देखिए, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा वेरिएबल हो गया तो फोर्स की वैल्यू कितनी है यहीं पे लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, देखते जाइए। यहां पे हम लोग अब दोनों सिचुएशन के लिए आप यहां पे एक और सिचुएशन समझो बेटा। मान लो कि आप R डिस्टेंस पर आ जाओ या X डिस्टेंस पर आ जाओ, X मान लेते हैं। यहां से सपोज कीजिए कि हम लोग कहां पे आ गए? X डिस्टेंस पर आके एक छोटा सा हम लोगों ने डिस्टेंस कट किया जिसका नाम क्या दिया? dx पर आकर के हम लोग को क्या कर रहे हैं? वर्क डन निकाल रहे हैं। x देखिए Q1 से, ध्यान दीजिए, Q1 फिक्स है, वहीं से सब कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं। हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन हो गया? Q1 हो गया, ठीक है? तो Q1 से हम लोग कितने डिस्टेंस पे आए? x डिस्टेंस पे आके dx के रिस्पेक्ट में वर्क डन क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ध्यान यहाँ पे ये देना है कि इस dx के लिए अब हम लोग क्या करेंगे? वर्क डन करेंगे, और यहाँ पे फोर्स कैसा है? वेरिएबल फोर्स है, इस वजह से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे उसको। तो क्या हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल्स टू f डॉट इंटीग्रेशन f डॉट dx, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है ना बेटा? अब देखो, u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फोर्स की वैल्यू देखिए वहां से क्या लिखेंगे आप? K Q1 Q2। अब देखिए x डिस्टेंस पर आप देख रहे हैं तो x लिख दोगे इनटू dx, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा बेटा। अब इसमें से कांस्टेंट बाहर निकालेंगे आप, तो कांस्टेंट बाहर निकाल करके फिर लिमिट लगाएंगे। तो u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल्स टू K Q1 Q2, कांस्टेंट होगा, K कांस्टेंट है, चार्ज दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकल गया तो क्या आ जाएगा? dx अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर मैं मिटा के कर रहा हूं, इधर हम लोग लिमिट पुट करेंगे, ठीक है? डायग्राम हम लोगों ने थोड़ा बड़ा बना दिया, चलो कोई बात नहीं। आओ देखो, लिमिट देखेंगे अच्छे से। हम लोग यहां से देखिए क्या लिखेंगे? u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल्स टू क्या आएगा? K Q1 Q2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर। अब देखो बेटा, इनिशियल सिचुएशन पर Q2 कितने पे था? R1 पे था। फाइनल पोजीशन पे Q2 कितने पे हो जा रहा है? R2 पे हो जा रहा है। तो हमारा इनिशियल यानी लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? R1, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? R2 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट पुट कर दीजिए R1, अपर लिमिट पुट कर दो R2, फिर आगे इसको प्रोसीड करो। तो u इनिशियल आगे आप लोग कर भी सकते हो, K Q1 Q2, और यहां पे क्या लिख सकते हैं? x टू दी पावर माइनस 2 dx, लिमिट क्या हो जाएगा? R1 से लेकर के R2 तक। कितना हो जाएगा बेटा? R1 से लेकर के R2 तक, और x टू दी पावर माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन x। साइड में मैं करके बता भी दे रहा हूं, नीट वाले बच्चे अगर कंफ्यूज होंगे तो देखो यहां पे करता हूं बेटा, इंटीग्रेशन x टू दी पावर माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो क्या आएगा? देखिए, x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ठीक है ना? इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है। क्या हो जाएगा? x टू दी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, इसी को आप क्या लिख सकते हो? माइनस 1 अपॉन x लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं आप, -1/x, वहां आके पुट कीजिए, डायरेक्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा, u इनिशियल आएगा, u फाइनल दैट इज इक्वल्स टू k q1 q2 -1/x, लिमिट क्या बच्चों पुट करेंगे r1 से लेकर के r2 तक, कोई डाउट नहीं है यहां तक। फिर क्या आएगा, u इनिशियल माइनस u फाइनल दैट इज इक्वल्स टू k q1 q2 -1/r2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर से माइनस और एक बार माइनस आएगा किसकी वजह से, -1/r1, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया। तो क्या लिखेंगे आप, u इनिशियल माइनस u फाइनल दैट इज इक्वल्स टू, अब यहां पे बेटा थोड़ा चेंज कर रहा हूं, k q1 q2 पॉजिटिव वाले वैल्यू को 1/r1 पॉजिटिव हो जाएगा, -1/r2, ठीक है ना, वहां तक देख लीजिए। इधर मैं रिपीट कर रहा हूं, तो देखो यहां पे फिर से जो मैं मिटा रहा हूं उसको आप लोग वीडियो पॉज कर करके नोट करते जाना बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 12th के लिए, जो बच्चे 12th का जिनको एग्जाम देना है उनके लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, ट्रिक्स भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो ठीक है। और ध्यान रखना, जेई मेंस और जेई एडवांस और नीट तीनों यहां से जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों पूछते हैं, क्योंकि ये मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या है, कंबाइंड एक पोर्शन है, इस वजह से इसको अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए बच्चों, देखो बेटा क्या आएगा, u इनिशियल माइनस u फाइनल दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ गया है, k q1 q2 ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2, ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए, u इनिशियल माइनस u फाइनल दैट इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r1 माइनस k q1 q2 अपॉन r2। यहां तक बात समझ में आया, ये आपका एक फॉर्मूला डेराइव हुआ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग, इस फॉर्मूले को कहते क्या है, इट इज difference of potential energy for two situation R1 and R2। ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के दो सिचुएशन का फॉर्मूला है, ठीक है ना, यानी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं दो सिचुएशंस के लिए। ओके, यहां तक डेरिवेशन आपको समझ आ गया होगा बेटा। अब थोड़ा सा ये डायग्राम में मिटा रहा हूं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को एक और समझोगे, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। देखो थोड़ा मैकेनिक्स को ध्यान देना, कोई भी एक स्प्रिंग हम लोग लेते थे, इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितना लेते थे, P इज इक्वल्स टू हाफ kx²। कब ये आप लेते थे, जब नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते थे, जीरो मान लेते थे। कब लेते थे बेटा, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो एट नेचुरल लेंथ ऑफ गिवन स्प्रिंग। जब स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो मानते थे, तब आप क्या ले लेते थे, P को क्या ले लेते थे, हाफ kx²। ऐसा क्यों करते थे, एक्चुअली में वहां पर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही आता था, बट एक सिचुएशन को जीरो मान करके हम लोग फॉर्मूले को क्या कर देते थे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म कर देते थे, उसको क्या करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते थे, या आप ऐसा समझ सकते हो कि फॉर्मूले को थोड़ा आसान बना देते थे। वैसे ही यहां पर भी हम लोग एक किसी सिचुएशन पर क्या करेंगे, पोटेंशियल को वहां पे जीरो मानेंगे और इस फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि यहां पे आप लोगों को मैकेनिक्स में मैंने रिलेट करके बताया। अब बेटा ध्यान से सुनो, कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आए
पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आया दो सिचुएशन के लिए। तो हमने बताया था ना कि एक सिचुएशन को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मान लो किसी अर्थ के सरफेस पर हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल अगर किसी ऑब्जेक्ट का 5 mgh ले लो, उससे h हाइट पर दूसरे ऑब्जेक्ट को रख लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका आप पोटेंशियल क्या बताओगे, 6 mgh। नेट चेंज क्या आ जाएगा, mgh, यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट भी बल्कि लिख लो आप लोग एक कॉन्सेप्ट लिख लो कि हमें पोटेंशियल एनर्जी की एक ऐसी सिचुएशन पता होनी चाहिए जहां पे कि नेट पोटेंशियल एक जब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आए तो हमें एक ऐसी सिचुएशन पता होनी चाहिए कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी एक का क्या हो जाए, 0 हो जाए, ताकि वो जो चेंज इन पोटेंशियल आया है वो किस में चेंज हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चेंज हो जाए। तो देखो वैसे ही यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि अब बेटा सोचो, कॉन्सेप्ट है ये आपका कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। सोचो कि अगर r को मैं क्या करता हूं, r या आप r2 को ले लो, r2 टेंड्स टू इंफिनिटी कर दो, ठीक है, यानी जो q2 चार्ज है उसको कहां रख दे, इंफिनिटी पे रख दे। तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी लॉजिकली आपको पता है क्या हो जाएगी, टेंड्स टू 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। क्यों, फिर से लॉजिक समझो इसको। अगर मान लीजिए कि मैं Q2 को कहां लेके चला जाऊं, इंफिनिटी पे लेके चला जाऊं, यानी R2 टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या होगा, Q2 को मैं कहां लेके चला गया भैया, इंफिनिटी पे लेके चला गया। अगर मैं इंफिनिटी पे लेके चला गया तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, क्योंकि बेटा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, आप लोगों को प्रॉपर्टीज में बताया गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को स्टैंडर्ड में चेंज करने के लिए हम ऐसा सिचुएशन को क्या करेंगे, मानेंगे और इसमें पुट करेंगे बेटा, ठीक है। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, यानी इसी को आप लिख सकते हो UF, ठीक है ना। तो इधर मैं इसको लिख रहा हूं, देखिए क्या आ जाएगा, U इनिशियल माइनस UF कितना आ गया, 0, दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस K Q1 Q2 अपॉन इंफिनिटी, R2 देखिए इंफिनिटी है। तो बेटा देखो यहां पे मैंने किया है, ये वैल्यूज क्या कर दिया है, पुट कर दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए अगर ऐसा हुआ तो फॉर्मूला चेंज क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, U इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस 0, समथिंग अपॉन इंफिनिटी बेटा 0 होता है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है आपके पास, मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, U इनिशियल इज इक्वल्स टू, या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन R, यानी यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, Q1 Q2 अपॉन R, and it is an standard formula of, it is a standard formula of potential energy। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, दो सिचुएशन की पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं और सेकंड वाला जो फाइनल सिचुएशन होता है उसको क्या मान लेते हैं कि जो Q2 है उसको कहां रख दिया, इंफिनिटी पे रख दिया। तो इंफिनिटी पे रख दिया तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। तो उसकी वजह से ये पोटेंशियल क्या हुआ, आया, क्या हुआ बेटा, आया। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में ऑलवेज सेट करके रखोगे, ठीक है ना। यहां तक बात समझ आया। अब देखो, अब आगे जैसे
मैंने स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था, फिर से मैं एक बार इस बात को समझाना चाहता हूँ, सुन लो ध्यान से। जैसे हम लोग स्प्रिंग में देखते थे मैकेनिक्स में, वर्क पावर एनर्जी में क्या देखते थे बेटा, कि जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे स्प्रिंग का, तो नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते थे, जीरो मान लेते थे, और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे सिचुएशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आती थी, हाफ के एक्स स्क्वायर, जो भी के रहे, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाने के लिए हम लोग R2 क्या मान लिए, इन्फिनिटी मान लिया, और वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। उसके रिस्पेक्ट में हमने पोटेंशियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। ओके, यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे दो सिचुएशन था, एक था R1 दूसरा था R2, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यानी Q1 Q2 की वजह से एक सिस्टम बन रहा था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, K Q1 Q2 अपॉन R आ गई। यहां तक आपको समझ आ गया। अब एक और बात समझो, थोड़ा सा ध्यान दें। सिचुएशन है, इफ मानो यहां पे Q1 है और Q2 सपोज कीजिए कि यहां पे है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, तो इसे अगर आप एक सिस्टम बोलते हैं तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। लेकिन ऐसा कब होगा, ये भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कब होगा, जब R2 कहां पे रखे हो, इंफिनिटी पे हो, तब ऐसा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा कब होगा, यानी नोट करके लिखोगे, when R2 tends to infinity and P final tends to 0, then this formula is valid। यदि R इंफिनिटी पे हो, R टेंड्स टू इंफिनिटी हो और P फाइनल वहां का 0 हो, तब ये फॉर्मूला सिस्टम के लिए क्या है, वैलिड है। ओके, ये बात आपके दिमाग के एक कोने में अच्छे से क्या होना चाहिए, बैठा होना चाहिए, कि हम लोग ऐसा नहीं है कि एक सिचुएशन के लिए ही पोटेंशियल निकाल दिया, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया, नहीं। आपको पता होना चाहिए, कहीं पे क्वेश्चन ये अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई R2 का आपने क्या वैल्यू रखा, तो बताओगे कि R2 को हम लोग इंफिनिटी पे रख दिए, यानी Q2 चार्ज को दूसरे सिचुएशन में कहां पे रख दिए, इंफिनिटी पे रख दिए, सो दैट पोटेंशियल 0 हो गया, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। हाँ, अब एक दो बातें और समझ लीजिए। यहाँ पे जो इस फॉर्मूले में, यानी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में Q1 और Q2 की जो वैल्यू है, Q1 और Q2 की जो वैल्यू है बेटा, वो किसके साथ रखना है, साइन के साथ, यानी पुट द वैल्यू ऑफ Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज विथ साइन, दोनों को साइन के साथ, साइन यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ब्रैकेट में हमने लिख दिया, ठीक है ना। समझ आ गई बात बेटा। इस फॉर्मूले में आपको Q1 और Q2 की वैल्यू कैसे पुट करनी है, विद साइन पुट करनी है, ऐसा नहीं विदाउट साइन पुट कर दोगे, ठीक है। यहां तक बात है। अब एक और बात, भैया पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो थोड़ा सोच करके बोलोगे आप लोग, क्या होता है सर, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो कहीं पे नोट कर लोगे, छोटा सा पॉइंट, ये मालूम ही होगा आप लोगों को, चलो आप लोग ध्यान रखना इसको। पोटेंशियल एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी। हाँ, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, ये भी कहीं कहीं पे, ये भी किसी किसी बुक्स में आप लोगों को मिलेगा कि व्हाट इज द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन Q1 एंड Q2। क्वेश्चन कैसे आता है कि इसी सिस्टम के लिए ऐसे भी क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है, या बताया गया होगा
कि व्हाट इज द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। तो ध्यान रखना बेटा, क्या आंसर क्या करोगे? इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है ना? जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है वही इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम भी कहा जाता है। ये एक लैंग्वेज है, इसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है। ओके, क्लियर हो गया? एक मैं न्यूमेरिकल देता हूं बेटा, ठीक है, उसको आप लोग करो, इसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग टॉपिक को बढ़ाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से समझ लेंगे, इसके बाद हम लोग पोटेंशियल को समझेंगे बेटा। चलो देखो, एक क्वेश्चन मैं लाया हूं, उसको आप लोगों को करना है। लिखता हूं, देखिए क्वेश्चन, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन डायग्राम। दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, Q1 Q2 एंड दिस वन इज R डिस्टेंस। सेकंड है थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन, Q, यहां पर भी Q और यहां पर भी Q। ठीक है, ये डिस्टेंस A है आप लोगों के पास, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है? पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। सिचुएशन नंबर 1 के लिए बेटा देखो सॉल्यूशन करते हैं। आप लोगों को पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? अब देखिए, ये दो चार्जेस है, R डिस्टेंस है, तो एक ही पोटेंशियल आएगी। क्या लिख देंगे हम लोग? K Q1 Q2 अपॉन R सॉरी, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। आसान था बिल्कुल, उसी पे पूछा था। ये इसको थोड़ा सोचो, और आप लोग एक बार सिचुएशन को सॉरी इस या तो वीडियो को पॉज कर लोगे और इसकी सिचुएशन को सोचोगे। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। पहले सपोज कर लेना, ध्यान से सुनना इस बात को। पहले सपोज कर लेना, इनका नामकरण कर देना, 1 2 3 अपने रिस्पेक्ट में, यानी ऐसे नाम दो, Q1 मत करना। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड सिचुएशन। ओके, अब यहां पे पोटेंशियल एक्चुअल में 3 चार्जेस की वजह से लग रहा है, यानी नेट पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटो? नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। अब सोचो कि इन दोनों की वजह से एक पोटेंशियल आएगी, यानी Pe1 प्लस इन दोनों चार्ज की वजह से आएगी 1 और 3। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, U का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, U बिटवीन 1 पे पोटेंशियल एनर्जी लग रही है 2 के रिस्पेक्ट में, 1 रिस्पेक्ट टू 2 पोटेंशियल एनर्जी 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 विद रिस्पेक्ट टू 3, और लास्ट में एक और लग रही है साथ ही साथ 2 और 3 के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एंड 3। भाई देखो समझो, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल लिख लिया, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल लिख लिया। भाई इन दोनों की वजह से भी तो पोटेंशियल लग रही है, वो भी आप लिखोगे। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, आप लोग गलती नहीं करोगे। फिर से समझो, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल भाई, फिर इन दोनों की वजह से पोटेंशियल, और इन दोनों की वजह से भी आपस में पोटेंशियल लगेगा, तब नेट पोटेंशियल होगा सिस्टम का। ठीक है ना? देखिए, फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द गिवन डायग्राम। तो नेट पोटेंशियल इन दोनों की वजह से, जितने वहां पे चार्ज प्रेजेंट होंगे और आपस में जितने वो क्या करेंगे, सिस्टम बनाएंगे उतने। और एक बात आप लोगों को और पता है, ध्यान से सुनो, अब इस बात को ध्यान से सुनो। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ में मैंने लिखाया था, ये चार्ज
ये फर्स्ट वाला जो चार्ज है, वहां जो फर्स्ट वाला वर्टिसेज है वहां पे जो चार्ज Q है, तो देखो इसमें दो फोर्स लग रहा है, एक तो सेकंड वाले की वजह से, एक तो थर्ड वाले की वजह से। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो आप लोगों को पता है कि किसी भी दो चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है, थर्ड चार्ज वहां प्रेजेंट हो उसकी वजह से कोई भी फोर्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, मालूम है ना? यानी द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है ना? तो इंडिपेंडेंट होता है, तो इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स, तो दो पोटेंशियल इन दोनों की वजह से आया, और भैया इन दोनों की वजह से भी तो फोर्स लग रहा है, 2 और 3 की वजह से भी फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से भी तो पोटेंशियल आप लिखोगे। क्लियर हुआ? तो देखिए आप क्या लिख देंगे, नेट PE इज इक्वल्स टू, अब देखिए इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, KQ स्क्वायर अपॉन, सॉरी A है ना, तो आप R की जगह A पुट कर लो, प्लस इन दोनों की वजह से भी देखिए KQ स्क्वायर अपॉन A, प्लस इन दोनों की वजह से भी क्या आ जाएगा बेटा, KQ स्क्वायर अपॉन A। नेट कितना हो जाएगा, नेट आप लोग कर सकते हो, डू इट, या लिख भी दे रहा हूं, कितना आ जाएगा 3KQ स्क्वायर अपॉन A, ठीक है? क्लियर हो गया?